हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे एनसीईआरटी बेस्ड 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर ये 7th पार्ट है जो कि हमारा नीट जुलाई 2022 का टारगेट रहेगा। और इस पार्ट के अंदर हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का 7th चैप्टर इवोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ स्टडी स्किल सक्सेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज़ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ रेस। रेस का जो हिंदी में ट्रांसलेशन है वो दौड़ नहीं होगा, रेस का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा वो होगा प्रजाति, एक प्रजाति का प्रगतिशील विकास। तो आप इन सभी को करेक्ट कर लीजिएगा एक बार, इसकी जगह पे क्या होगा, प्रजाति। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट नहीं होता है क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील भी होता है और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कम भी हो जाती हैं। जैसे कि जितने भी हमारे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हेयर्स के ऊपर, ईयर के ऊपर, बालों, कानों के ऊपर हेयर्स होना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इवोल्यूशन में प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव दोनों तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ रेस अलॉन्ग विद वेरिएशंस, ये ऑप्शन सही है क्योंकि किसी भी प्रजाति की हिस्ट्री को भी आप पढ़ते हो इवोल्यूशन में और उसके डेवलपमेंट को भी, और उसमें क्या क्या वेरिएशंस या विभिन्नताएं पैदा हुई है। सिर्फ हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, सिर्फ डेवलपमेंट को नहीं पढ़ते। सो इवोल्यूशन या उद्विकास के दौरान दोनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्ली अर्थ। जो इनिशियली ऑक्सीजन थी एटमॉस्फेयर के अंदर जो बनी थी वो कैसी थी? इट वॉज कंज्यूम्ड बाय फोटोसिंथेसाइजर्स। नहीं, जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करते थे, वो H2O एंड सनलाइट और CO2 को कंज्यूम करते थे। डिस्ट्रॉयड द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन। नहीं, इनिशियली जो ऑक्सीजन बनी थी उसने ओजोन लेयर बनानी शुरू की, कि इनिशियल टाइम के ऊपर जो ऑक्सीजन बन रही थी उसके साथ में लाइटनिंग भी होती थी, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी का बात का मॉडल याद हो तो उस टाइम पीरियड पे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती थी जिसको कहते हैं थंडरिंग, यानी कि बिजली गिरना। तो जो ऑक्सीजन थी हाई टेम्परेचर के कारण ऑक्सीजन के मुक्त मूलक फ्री रेडिकल और O2 के अंदर चेंज हुई। फ्री रेडिकल और O2 ने करके रिएक्शन करके क्या बनाई, O3, और ये O3 जो है ऊपर जा कर के हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जा कर के क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई, और जहाँ पर जा कर के इसने पूरा का पूरा ओजोन लेयर का जो अभी जो ओजोन लेयर है उसको बनाया। तो ओजोन लेयर वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड, ओजोन लेयर उस टाइम पे बनी थी इनिशियल टाइम पे। एक्टेड एज डेडली गैस टू सम हेट्रोट्रॉफ्स। यस, कुछ जो हेट्रोट्रॉफ्स थे यानी कि विषमपोषी जो जीव थे उनके लिए शुरुआती ऑक्सीजन जो थी, जब अर्थ के ऊपर शुरू में ऑक्सीजन बनी थी उसने काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट दिया। इवन क्योंकि जो फ्री ऑक्सीजन थी वो आयरन के साथ भी रिएक्ट करती थी, और कुछ जो ऑब्लिगेटरी एनारोब बैक्टीरिया यानी कि अवायवीय बैक्टीरिया जो होते थे, अविकल्पी अवायवीय बैक्टीरियाज, उनके लिए स्पेसिफिकली ऑक्सीजन कैसी होती थी, डेडली टॉक्सिक होती थी। ऐसे बैक्टीरियाज का एग्जांपल है जैसे मिथेनोजेंस हो गए, कुछ आर्की बैक्टीरिया हो गए ये। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए कई कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, जैसे एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन था, स्वतः जनन का सिद्धांत, कि अपने आप बस भगवान ने बना दिया और अपने आप सारी चीज़ें, सारे ऑर्गेनिजम्स जो जैसे हैं वैसे पैदा हो गए। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्पेस से आए हैं। इस तरीके से कई अलग अलग थ्योरीज थी। उसके बीच में एक आया था केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन दिया गया था ओपेरिन और हेल्डन के द्वारा। इन्होंने ये बोला था कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स हैं, पहले जो सजीव हैं, वो डेवलप हुए थे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, निर्जीव कार्बनिक पदार्थों से वो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो बनी थी, एंड दिस थ्योरी वाज नोन एज केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है,
अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं केमिकल इवोल्यूशन के बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। फर्स्ट ये है कि पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सूटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन। ये काफ़ी सही ऑप्शन है कि लाइफ का जो ओरिजिन है कुछ केमिकल्स के थ्रू के सूटेबल एनवायरनमेंट में आपस में मिलने से हुआ। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स नहीं कहती है ये थ्योरी। इंट्रैक्शन ऑफ वाटर एयर एंड क्ले अंडर इंटेंस हीट ये भी नहीं कहती है। सोलर रेडिएशन का इफेक्ट जो है वो भी ये थ्योरी इस पर ज़्यादा बात नहीं करती है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रिगार्ड्स टू द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड एंड लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, ये सीधी डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, यानी कि जब हम स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड बताते हैं, तब हम ये कहते हैं कि इवोल्यूशन जो है इट इज़ रिगार्डेड एज अ प्रोसेस। क्योंकि वर्ल्ड कैसे बना था कि बिग बैंग हुआ एंड आफ्टर दैट इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और एक प्रोसेस है इवोल्यूशन की, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है और ये आगे भी कंटिन्यूएशन में रहेगा। सो इवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस कि पहले मैन जो था वो केव्स में रहता था, निएंडरथल्स थे वगैरह वगैरह, तो इट इज़ अ प्रोसेस। लेकिन जब हम लाइफ की ओरिजिन की बात करते हैं अर्थ के ऊपर, तो हम बात करते हैं कि पहले बिग बैंग हुई, उसके बाद में अर्थ जो था वो धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर ये एक यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, वाटर वेपर्स थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी, और उसमें थंडरिंग हुई तो छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स बने, फिर उनसे स्मॉलर प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, फिर उनसे यूकैरियोटिक सेल्स बनी, और एट लास्ट जब ऑक्सीजन आ गई तो उसके बाद में नई लाइफ का ओरिजिन बंद हो गया। क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग है उससे लिविंग मॉलिक्यूल्स का बनना, लिविंग बायोमोलिक्यूल्स का बनना, दैट इज़ बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के आने के बाद में, यानी एरोबिक एनवायरनमेंट के होने के बाद में वो बंद हो गया। एट प्रेजेंट लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। फिलहाल जीवन को सिर्फ एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब हम लाइफ की बात करते हैं तो इवोल्यूशन को, अर्थ के ऊपर लाइफ की बात करते हैं तो इवोल्यूशन को हम देखते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ सम प्रोसेसेस, कि कुछ प्रोसेस के रिजल्ट या कुछ प्रोसेस के कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर क्या है इवोल्यूशन है। तो वी डोंट नो वेदर इट इज़ अ प्रोसेस और इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, यानी कि क्या ये एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया का परिणाम है। तो स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लियर। आप गाइस टर्म्स पे हमेशा ध्यान देंगे कि जब वर्ल्ड और लाइफ की बात की जा रही है तब ना तो हम, अगर सिर्फ वर्ल्ड की बात की जा रही है तो इवोल्यूशन को माना जाता है एक प्रोसेस जो बहुत सालों से हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। लाइफ के ओरिजिन की बात की जा रही है तो इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। बिग बैंग एक ऑलरेडी प्रोसेस हो गया, उसके रिजल्ट के तौर पर केमिकल इवोल्यूशन हुआ और केमिकल इवोल्यूशन से लाइफ बन गई। फिर जब एनवायरनमेंट एरोबिक होना शुरू हो गया तो लाइफ का बनना, जीवन की उत्पत्ति जो है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो बंद हो गया और हम सिर्फ लाइफ को एक सेल से अगली सेल में या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो वी आर नॉट क्लियर about the thing. Correct option will be option number D. नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये किसने कहा था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बनी है, यानी कि जो लाइफ का ओरिजिन है, लिविंग मॉलिक्यूल्स का ओरिजिन है, वो पहले से मौजूद नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बना है। ये वही थ्योरी जिसे हम कहते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या केमिकल बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, और इसे किसने दिया था, ओपेरिन और हाल्डेन ने दिया था। इन दोनों ने यही कहा था कि पहले से कुछ नॉन लिविंग केमिकल्स थे जैसे, ठीक है, और उनसे लिविंग बायोमोलिक्यूल्स बने। फिर ये लिविंग बायोमोलिक्यूल्स जब इकट्ठे हो गए तब इनसे प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, ठीक है, जिसमें आर्कीबैक्टीरियाज हैं और कुछ साइनोबैक्टीरियाज वगैरह। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। स्टेनले एल मिलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन 1953 ऑन prebiotic earth environment using special apparatus. The primary surprising products were, गाइस, जो ओपेरिन और हेल्डन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो उस कॉन्सेप्ट को प्रूव नहीं कर पाए थे, उनके पास में किसी तरीके का प्रूफ नहीं था। उनके कॉन्सेप्ट को प्रूव किया मिलर ने 1953 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने
एक फ्लास्क लिया, क्लोज्ड फ्लास्क, इसमें कुछ गैसेस फिल कर दी, जैसे कि वो गैसेस थी मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर्स। ठीक है, मेनली उसमें ये गैसेस थी। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया गया, यानी कि इसको लगभग 800 साढ़े 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हीट दी गई, प्लस थंडरिंग करवाई गई, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, क्योंकि ऐसा ही एनवायरनमेंट बिग बैंग के बाद में था। और एनवायरनमेंट को रखा गया एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तो यही थ्योरी किसने दी थी? ओपेरन और हेल्डन ने, कि जो ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे किसका सिंथेसिस होगा? लिविंग मॉलिक्यूल्स का। तब ओपेरन ने ये देखा था कि आफ्टर फ्यू टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के बाद में सडनली जो उसका लिक्विड था, वाटर वेपर्स जब थी, वो जब धीरे धीरे ठंडी हुई, तो उन वाटर वेपर्स के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स थे, कुछ सिंपल शुगर्स थी, कुछ नाइट्रोजन बेसिस थे, कुछ सिंपल फैट, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फैट नहीं लेकिन सिंपल फैट के पार्टिकल्स थे। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। और इसी एक्सपेरिमेंट ने ओपेरन और हेल्डन के केमिकल इवोल्यूशन को क्या किया? प्रूफ दे दिया। उसके बाद में केमिकल इवोल्यूशन वॉज, उसको सब लोगों ने मान लिया था। इनमें जो सबसे पहले बने जो प्रोडक्ट थे, दोज वर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, सिंपल शुगर बने सभी थे। उसके जो लिक्विड बना था उसमें सभी चीज़ें देखी गई थी, लेकिन जो सबसे पहले जिनको देखा गया था, दोज वर अमाइनो एसिड्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूगो डिवरीज गेव म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, और किस पे काम करते हुए ह्यूगो डिवरीज ने अपनी म्यूटेशन थ्योरी दी थी? डार्विन, लैमार्क, ये सब जो थे, इवोल्यूशन को इन्होंने जब एक्सप्लेन किया था, तब इनके अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस या विभिन्नताएं होती हैं, जिसे हिंदी में विभिन्नताएं कहती हैं, इन लोगों ने ये बताया था कि विभिन्नताएं बहुत छोटी छोटी होती हैं और डायरेक्शन लेस, यानी कि इनकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है कि इस डायरेक्शन में ही ये जाएंगी। लेकिन ह्यूगो डिवरीज जो है वो काम कर रहे थे इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे, और इन्होंने ये बताया कि जो वेरिएशंस है वो सडन पैदा होती हैं और ये डायरेक्शन लेस होती है, रैंडम होती है। इसी तरीके से एक जाति के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और जितनी ज़्यादा किसी भी स्पीशीज़ में, जाति में विभिन्नताएं होंगी, उसके स्टेबल रहने की और उसके आगे सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इवनिंग प्राइमरोज प्लांट को ही हम क्या कहते हैं? ओइनोथोरा लैमार्कियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ओपेरन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमोसफियर? जो प्रारंभिक एटमॉस्फेयर था उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं थी? तो मीथेन थी, हाइड्रोजन थी, वाटर वेपर्स थे। जो गैस एब्सेंट थी दैट वाज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब बनने लगी? जब कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज ने प्रोटॉन डोनर के तौर पर H2S की जगह, हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह किसको काम में लिया? H2O को काम में लिया। तो यहाँ से फ्री ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर आई, और एनवायरनमेंट जो है वो एनएरोबिक से एरोबिक हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। टर्म लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? ठीक है, लाइफ लाइक फॉसिल वेल प्रिजर्व्ड इन एम्बर। एक फॉसिल को अगर आप वेल प्रिजर्व रखते हो तो उसे लिविंग फॉसिल नहीं कहा जाता। फॉसिल फॉर्म्ड फ्रॉम अ लिविंग एनिमल, इसे भी लिविंग फॉसिल नहीं कहा जाता। लिविंग एनिमल विच इज़ अबाउट टू बी फॉसिलाइज्ड, ये भी नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शोइंग सम प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, वो प्रिमिटिव कैरेक्टर, वो पुराने लक्षण जो उनके एंसेस्टर्स के अंदर मिल रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो ल्यूमुलस, या इसको हॉर्स शू क्रैब भी कहा जाता है। ये एक तरीके का केकड़े की एक प्रजाति है, यानी कि एक तरीके का आर्थ्रोपोड है। ये लगभग 450 मिलियन वर्ष पुराना है, 450 करोड़ वर्ष पुराना है। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स उस टाइम पे थे, वैसे के वैसे कैरेक्टर्स ल्यूमुलस के अंदर आज भी देखने को मिलते हैं। यानी कि जो इसके पूर्वजों में, एंसेस्टर्स में कैरेक्टर थे, वही ल्यूमुलस में आज भी देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई ल्यूमुलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ अ लिविंग फॉसिल। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म है, तो हम ऑप्शन करते ऑल ऑफ दीज। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी फिश लिविंग फॉसिल है। ल्यूमिलस हम अभी बात कर चुके हैं, ल्यूमिलस फिश नहीं है, ल्यूमिलस आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ठीक है, और जो स्फिनोडॉन है, स्फेनोडॉन जो है वो भी, स्फिनोडॉन के लिए एक और नाम काम में लिया जाता है, इसे टुआटारा भी कहते हैं। ये जो है ये एक तरीके का क्या है, रेप्टाइल है, और लैटिमेरिया जो है एक तरीके की फिश है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, लैटिमेरिया एक फिश है। और ये तीनों ही कैसे होते हैं, लिविंग फॉसिल होते हैं। हमें तीनों के नाम ध्यान रखना है, स्फिनोडॉन या टुआटारा रेप्टाइल है, लैटिमेरिया एक स्पीशीज़ का मेंबर है, ल्यूमिलस जो है वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन या भौगोलिक अलगाव का सीधा सा मतलब है कि एक पॉपुलेशन थी, वो कहीं पर रह रही थी, किसी भी रीज़न से उस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर दूसरी जगह पे चले गए, दूसरी लोकेशन पे चले गए, और इन दोनों लोकेशंस के बीच में काफ़ी बड़ा भौगोलिक गैप था गया, यानी कि ज्योग्राफिकल गैप आ गया, जिसके कारण ये दोनों पॉपुलेशन बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे से दूर रही, और ये जो एक ही पॉपुलेशन के जो मेंबर्स थे वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो इस तरीके का जो आइसोलेशन या अलगाव होता है उसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इससे होता क्या है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से, रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ ऐसा नहीं होता है। रैंडम क्रिएशन अगर किसी स्पीशीज़ की हो रही है तो उसके लिए म्यूटेशन और भी बहुत से कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। नो चेंज इन द आइसोलेटेड फौना, आइसोलेटेड फौना में चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली चेंजेस होंगे। प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, इससे स्पेसिएशन रुकता नहीं है, जबकि इससे स्पेसिएशन बनता है। स्पेसिएशन या इसको कहा जाता है जाति उद्भवन या नई जाति का बनना। ठीक है, एक जाति से नई जाति का बनना जो होता है वो किसके कारण होता है, स्पेसिएशन के कारण होता है। बेसिकली स्पेसिएशन के अंदर होता क्या है, एक तरीके का ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, विकासीय प्रक्रम है, जिससे कि नई जातियाँ या नई स्पीशीज़ बनती हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है कि अगर एक पॉपुलेशन है तो उसका कुछ भाग जो है वो अलग हो जाएगा, ज्योग्राफिकली क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इन सभी के अंदर जो अलग अलग कैरेक्टर्स पैदा होते हैं, अलग अलग ट्रेट्स पैदा होते हैं, और ये सारे के सारे ट्रेट्स कैसे होते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब इस तरीके से इन ट्रेट्स की क्या होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, इनके ट्रेट्स या स्पेसिफिक हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, और उन स्पेसिफिक हैबिट्स के डेवलप होने के बाद में जब ये अगर हज़ारों सैकड़ों सालों के बाद भी ये दोनों पास पास आते हैं तो दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस फ्रीली, तो इनमें आपस में स्वतंत्र प्रजनन नहीं हो पाता है। और अगर एक स्वतंत्र प्रजनन आपस में ये लोग नहीं कर पाते तो इट फॉर्म्स अ न्यू स्पीशीज़, क्योंकि स्पीशीज़ या जाति की डेफिनेशन ही क्या होती है, जो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली सिमिलर हो और जिनमें आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूसिबल प्रोजेनी, स्वतंत्र प्रजनन करके प्रजनन लायक संतान उत्पन्न कर सके। तो इस तरीके से स्पेसिएशन के थ्रू या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू क्या होता है, स्पेसिएशन, भौगोलिक अलगाव से जाति उद्भवन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स, इयोहिपस। ठीक है, घोड़ा जो होता है उसका सबसे पहला जो फॉसिल था दैट वाज नोन एज इयोहिपस। और आपको थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना होगा कि अभी जो स्पीशीज़ है उसे क्या कहा जाता है, घोड़े की इक्वस। इयोहिपस जो थी वो काफ़ी छोटी स्पीशीज़ थी, हाइट इसकी कम थी, और इसके सबसे पुराने फॉसिल्स जो हैं वो कहाँ पर ढूंढे गए हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखे गए थे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉसिल रिमेन्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इंडिकेट्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यानी कि इसके अंदर रेप्टाइल के भी लक्षण होते हैं और इसके अंदर बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे इसकी जो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, वो बीक के अंदर मॉडिफाइड होती है। इसकी टेल जो होती है वो बोनी होती है, बोन से बनी होती है और बहुत लंबी होती है। ठीक है, 4 लिम्स इसके विंग्स के अंदर मॉडिफाई होते हैं।
तो इस तरीके से इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के होते हैं, कई सारे कैरेक्टर्स इसमें किसके होते हैं, एवीज के होते हैं। कनेक्टिंग लिंक है, उन्हें आपको ध्यान रखना है। इट वॉज अ फ्लाइंग रेप्टाइल फॉर ट्रैसिक, ऐसा नहीं होता। फ्लाइंग रेप्टाइल फ्रॉम परमियन, ये परमियन एरा का भी नहीं था। गेव राइज टू बर्ड्स ड्यूरिंग परमियन, नहीं, इसने रेप्टाइल से बर्ड्स बने थे, क्योंकि जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं वो नेक्स्ट वाली के बनने को शो करते हैं। लेकिन इट वाज डन, ये कौन से एरा में थे, कौन से टाइम पीरियड में थे, जुरासिक काल के समय थे ये, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म डार्विन की डार्विन फिटनेस। डार्विन ने एक फिटनेस टर्म दी थी जिसका मतलब क्या होता है। बेसिकली डार्विन ने ये बताया था कि जो भी एक जाति में से जो भी लोग या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में अनुकूलन बिठा लेंगे, यानी कि अडेप्टेशन कर लेंगे, और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा बाय नेचर, नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था, जिन्हें नेचर जो है वो सेलेक्ट करेगी, वो आगे जाकर के नई स्पीशीज़ बनाएंगे, आगे जाकर के नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर उनके कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, बाकी के नहीं होंगे। और डार्विन की फिटनेस का सीधा सा क्या मतलब था, सर्वाइव करने की कैपेसिटी और सर्वाइव करने के साथ में रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, ठीक है। हाई एग्रेसिव हेल्थ अपीयरेंस और फिजिकल स्ट्रेट, ये तीनों के तीनों ही इसमें नहीं थे। इट वॉज द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर जो माउथ पार्ट होते हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, पैरेलल इवोल्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको लर्न करना होगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो होता है जो अलग अलग होकर के इस तरीके से एक ही डायरेक्शन पर आकर के क्या होता है, रुकते हैं। तो माउथ पार्ट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम और पैरेलल इक्विलिब्रियम इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। माउथ पार्ट्स के अंदर जो मिलता है वो होता है अडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण। बेसिकली अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, जैसे आपने गैलापागोस आइलैंड जो थे, गैलापागोस द्वीप समूह थे, उस पर डार्विन की फिंचेस पड़ी होगी कि शुरुआत में डार्विन की जो फिंचेस थी, यानी कि जो बर्ड्स थे, वो सारे के सारे क्या खाने वाले थे, सीड को खाने वाले थे, बीज को खाने वाले थे। फिर वो गैलापागोस द्वीप समूह के अलग अलग आइलैंड्स पर पहुंच गए, गैलापागोस द्वीप समूह के अलग अलग द्वीपों पर पहुंच गए, और उन्हें जो चीज़ एज अ फूड मटेरियल मिली उन्होंने उसको खाना शुरू कर दिया, और उसी के हिसाब से उनकी जो बीक या चोंच है उनका साइज़ कैसे हो गया, वेरिएशन में आ गया। किसी की लंबी होगी, किसी की शॉर्ट होगी, किसी की टॉन्टेड हो गई, इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कहलाता है अडेप्टिव रेडिएशन। इंसेक्ट के अंदर भी यही होता है। इंसेक्ट्स के अंदर भी अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट का माउथ पार्ट्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स वगैरह जो होते हैं, वो कोई पियर्सिंग होते हैं, चबाने वाले होते हैं, कोई काटने वाले होते हैं, कोई स्मैश करने वाले होते हैं, कोई स्क्वैश करने वाले होते हैं। तो इंसेक्ट के अंदर दांतों की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती है, एंड दीज आर ऑल नोन एज अडेप्टिव वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डार्विन्स फिंचेस आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डार्विन फिंचेस जो होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। हम थोड़ी सी देर पहले बात कर चुके हैं कि एक ही जैसी उनके जो अडेप्टिव रेडिएशंस किसको कहा जाता है, कि जब एक ही एंसेस्टर से बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जिनका एंसेस्टर कैसा होता है, एक ही होता है, तो वो क्या कहलाती है, आपके अडेप्टिव रेडिएशंस कहलाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अडेप्टिव रेडिएशंस refers to power of adaptation in an individual to a variety of environment, ठीक है, कुछ हद तक सही डेफिनेशन है लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अडेप्टेशन ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन, जोग्राफिकल आइसोलेशन होता है लेकिन सिर्फ जोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर आएगा, एक कॉमन पूर्वज से अलग अलग प्रजातियों का विकास। अब यहाँ पर इस एक अडेप्टिव रेडिएशन में एक बेसिक पॉइंट ये है कि जितनी भी अलग अलग प्रजातियाँ बनी हैं वो उन सभी का पूर्वज जो है, उन सभी का एंसेस्टर जो है वो क्या होएगा, एक होएगा, ठीक है। जैसे कि डार्विन की फिंचेस के अंदर था, जैसे कि इंसेक्ट्स के अंदर हो गया आपके, इस तरीके से। और इनके अंदर थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिक जोग्राफिकल आइसोलेशन भी हो सकता है,
माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्पीशीज़ टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। ये बाकी की तीनों चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक कॉमन पॉइंट है वो इनका होता है कि सभी का डेवलपमेंट एक कॉमन एंसेस्टर से होना चाहिए। मार्सूपियल्स जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मार्सूपियल्स का डेवलपमेंट भी, मार्सूपियल अलग अलग तरीके के मार्सूपियल्स जो हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, वो भी आपके किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन 2 डिफरेंट एरियाज विद इन अ कॉन्टिनेंट हैव डिफरेंट स्पीशीज, दे हैव डिफरेंट। डार्विन ने ये कहा था कि एक ही कॉन्टिनेंट यानी कि एक ही महाद्वीप पर रहने वाले दो अलग अलग एरिया, एक ही महाद्वीप पर जो दो अलग अलग एरिया होते हैं वहाँ पे दो अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलती है। इन दोनों स्पीशीज़ के अलग अलग होने का रीज़न क्या है, क्योंकि उनमें क्या डिफरेंस है, इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म सब जगह सेम होता है, उनके एंसेस्टर्स डिफरेंट है ये भी ज़रूरी नहीं है, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, दिस इज़ कंपल्शन, कि उनका जो एनवायरनमेंट है बेसिकली वो आपके कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको कैमल और लामा भी आपने सुना होगा, ठीक है, कैमल और लामा ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल हैं अलग अलग एनवायरनमेंट का। कैमल सभी को पता है डेजर्ट में मिलता है, ठीक है, कैमल की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कैमल के जैसा ही, या आप कह सकते हो कैमल का दूर का भाई है, ठीक है, कैमल के जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक वाला एक और एनिमल होता है लेकिन जिसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है और ये पहाड़ों पर देखने को मिलता है। इवन इंडिया नेपाल की साइड में भी आपको माउंटेन्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये एक ही कॉन्टिनेंट में क्या ऑलमोस्ट एक ही देश में भी मिल रहे हैं। राजस्थान या जो अपना लैंड है जहाँ पे मैदान है वहाँ पे कैमल देखने को मिलता है, और पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे हो जाता है हिमालयन रीजन वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लामा देखने को मिलता है। इन दोनों में दो अलग अलग स्पीशीज़ बनने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर इनका एनवायरनमेंट क्या हो गया, टोटली अलग अलग हो गया। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बना था सबसे पहले, दैट वाज, हमने ओपेरन हेल्डन की बात की थी, केमिकल इवोल्यूशन की बात की। उसके बाद में मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये पता चला कि सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉलर बायोमोलिक्यूल्स बने थे, सिंपल बायोमोलिक्यूल्स। ये जो सिंपल बायोमोलिक्यूल्स थे, इन बायोमोलिक्यूल्स के जुड़ने से पहला ऑर्गेनिज्म बना था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना था। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बना दैट वाज कीमो हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि ऑटोट्रॉफ ये ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ नहीं थे तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी नहीं हो सकते। ऑटोट्रॉफ ऐसे कहा जाता है स्वपोषी, ये ऑर्गेनिज्म स्वपोषी नहीं थे, क्योंकि स्वपोषी वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में खुद बनाते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट बने हुए ऑर्गेनिजम्स थे वो काफ़ी सिंपल थे, और ये दूसरे केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके इन्होंने अपनी एनर्जी को क्या किया था, अपने लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, यानी कि केमिकल के टूटने से जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो दोज वर बेसिकली कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पेसिएशन, ह्यूगो डिवरीज के बारे में कहा गया था कि ह्यूगो डिवरीज ने बताया था कि म्यूटेशन होती है जो सडन होती है, ठीक है, और जब एक स्पीशीज़ या प्रजाति के अंदर सडन म्यूटेशन हो जाती है तो उस म्यूटेशन के होने से कई बार उसमें नई जाति बन जाती है, नई स्पीशीज़ बन जाती है, और इसे ही उसने क्या कहा था, स्पेसिएशन कहा था। और जब स्पीशीज़ के अंदर एक साथ बहुत सारे सडन वेरिएशन हो जाते हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारी म्यूटेशन हो जाती है, उसको उसने क्या कहा था, साल्टेशन कहा था। और साल्टेशन के रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, स्पेसिएशन होता है, ठीक है। साल्टेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्पेसिएशन या नई जाति का बनना जो होता है वो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट्स फ्रॉम, कि एक पॉपुलेशन के अंदर एक जो पूरी पॉपुलेशन है उसके अंदर रैंडमली अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है तो उसमें क्या रिजल्ट हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। बेसिकली कोई भी स्मॉल पॉपुलेशन है, छोटी सी जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर एलील्स की जो परसेंटेज होती है वो जनरली फिक्स रहती है, और उसकी परसेंटेज के अंदर किसी पर्टिकुलर जीन की जो परसेंटेज है वो फिक्स रहती है, और उस जीन की परसेंटेज में अगर रैंडमली कोई भी फ्लक्चुएशन आ रहा है, फ्लक्चुएशन का मतलब वो बढ़ रही है या कम हो रही है,
तो उस तरीके को, चाहे वो फ्लक्चुएशन किसी भी रीज़न से आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, रैंडमली फ्लक्चुएशन आना, यानी कि रैंडमली क्या पैदा हो रही है, विभिन्नताएं पैदा हो रही है, वेरिएशंस पैदा हो रही है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हाईली जेनेटिक वेरिएबल इंडिविजुअल्स, अगर रैंडमली किसी एक एलील के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे जेनेटिक वेरिएबल यानी कि आनुवंशिक विभिन्नता वाले इंडिविजुअल्स पैदा होंगे। तो अत्यधिक आनुवंशिक रूप से परिवर्तनशील व्यक्ति या हाईली जेनेटिक वेरिएबल इंडिविजुअल्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इंटरब्रीडिंग विद इन द पॉपुलेशन, ये इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं है। कांस्टेंट लो म्यूटेशन रेट, नहीं, यहाँ पर म्यूटेशन रेट भी आपकी क्या हो सकती है, ज़्यादा रह सकती है। लार्ज पॉपुलेशन साइज़, नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट जनरली छोटे पॉपुलेशन साइज़ के अंदर ही डिफ़ाइन किया जाता है, बड़े पॉपुलेशन साइज़ के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिफ़ाइन नहीं किया जाता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 60%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। की एक पॉपुलेशन है जिसमें डोमिनेंट एलील जो है वो 60% है, तो इसमें हेटेरोजाइगस कितना होगा। हम ये हार्डी विनबर्ग का जो लॉ है वो हम सभी ने पढ़ा है, और हार्डी विनबर्ग का लॉ जो है वो ये कहता है कि एलील्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। एलील फिक्स होने का क्या मतलब है, हार्डी विनबर्ग का लॉ ये कहता है कि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो होता है, या जो जीन पूल है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहता है। टोटल एलील्स जो होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, दोज आर कांस्टेंट, तो यानी कि इसको कहा जाता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। और जितने भी एलील्स हैं उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो अगर डोमिनेंट एलील है तो डोमिनेंट एलील ये कंडीशन में होगा, हेटेरोजाइगस अपना इस कंडीशन में होगा, और रिसेसिव या डोमिनेंट को कहते हैं प्रभावी, हेटेरोजाइगस को कहते हैं विषम युग्मजी, और रिसेसिव को कहते हैं अप्रभावी, वो इस कंडीशन में होगा। तो हार्डी विनबर्ग ने क्या दिया था, एक इक्वेशन दी थी, वो इसने दी थी p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें से जो डोमिनेंट एलील है वो तो p² को डिनोट करता है, a है जो 2pq को डिनोट करता है, और स्मॉल a है वो q² को डिनोट करता है। ठीक है, और हमें अगर मैथ हमने थोड़ी सी पढ़ी है तो हमें पता है p² प्लस 2pq प्लस q² जो है ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला होता है, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस होल स्क्वायर को उड़ा दूँ तो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, बेसिकली आपके 1 ही रह जाता है, क्योंकि 1 का रूट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1। तो ये कहना चाह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की, जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, p² जो है उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 60% है। परसेंटेज को जब हम चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो जो p की वैल्यू है वो क्या है, 0.6 है। इस फॉर्मूला से हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 माइनस 0.6 अगर हम करेंगे तो आपके क्या होगी, 0.4। तो p की वैल्यू आई 0.6, q की वैल्यू क्या आती है, 0.4। ठीक है, और हमने पिछले फार्मूला में बात की थी, जो हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजीय अवस्था है वो किसके इक्विवेलेंट मानी गई है, उसको 2pq के इक्विवेलेंट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, जब हम इसको टोटल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.48। ठीक है, 0.48 जो है वो आपके क्या आ गए, हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी जो इंडिविजुअल होते हैं, विषम युग्मजी जो है उनकी संख्या क्या आ गई, 0.48। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 0.48 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 48%। 48% आपका क्या आ जाएगा, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दोनों चीज़ों को फॉलो करना है, दोनों तरीक़ों को, दोनों रूल्स को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ डार्क कलर्ड पेपर्ड मॉथ अमंग्स द लाइट कलर्ड वंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये जो है, ये चीज़ जो है ये आपके किसका एग्जाम्पल है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये एग्जाम्पल कौन सा दिया जाए, इंग्लैंड के अंदर
इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण के होने से पहले और होने के बाद की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पर मॉथ मिलते थे। मॉथ आप बटरफ्लाई का एक छोटा फॉर्म, एक डिफरेंट स्पीशीज समझ सकते हो। वहाँ पर क्या था कि जितने भी ट्रीज़ थे उन ट्रीज़ के ऊपर वाइट लाइकेन की जो क्या थी, एक सफ़ेद कलर की लाइकेन। लाइकेन हमें पता होनी चाहिए एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन हो, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशन होती है। उन पेड़ों के ऊपर क्या था, वाइट लाइकेन की पूरी कवरिंग होती थी, यानी कि वाइट लाइकेन उन पेड़ों के ऊपर पूरा कवर करके रखते थे। इससे क्या हुआ कि जो प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो शिकारी हैं, उनको वाइट मॉथ तो नहीं दिखते थे क्योंकि वाइट मॉथ तो पीछे कैमोफ्लाज हो गया, पीछे वाले एनवायरनमेंट के साथ में मिक्स हो गए, लेकिन जो ब्लैक कलर के मॉथ होते थे वो विजिबल हो जाते थे। ये प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ब्लैक मॉथ, काले रंग के मॉथ जो थे उनकी संख्या कम थी और वाइट की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि वो उनका शिकार नहीं हो पाता था। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, लाइकेन्स जो होते हैं वो उस जगह पे नहीं रह सकते जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो लाइकेन आर बेसिकली इंडिकेटर फॉर पॉल्यूशंस, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा, तो वहाँ से लाइकेन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो और पॉल्यूशन से जो धुआं निकला उसके कारण भी जो पेड़ थे उनका कलर कैसा हो गया, आपके डार्क। अब जो पोजीशन थी वो उल्टी हो गई। प्रीडेटर्स जो थे उनको वाइट मॉथ तो क्लियरली विजिबल होने लगे और ब्लैक कलर के जो मॉथ थे वो उनको दिखाई देना कम हो गए क्योंकि वो पीछे के एनवायरनमेंट के साथ में छुप जाते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण होने के बाद में ब्लैक मॉथ की संख्या बढ़ने लगी और जो वाइट मॉथ थे उनका नंबर धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। इस तरह से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था ये एक डायरेक्शन में चल रहा था कि टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, क्योंकि देखिए ये पॉइंट म्यूटेशन नहीं है, स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन नहीं है यहाँ पर, ना ही यहाँ पर डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन है। यहाँ पर जो प्रोसेस आता है वो आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, कि एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर मिल रहा है, अगर उसी एनवायरनमेंट के साथ में मैच हो रहा है ऑर्गेनिज्म तो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, अदरवाइज़ ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो आपके आता है दिशात्मक चयन का। डार्विन ने अपनी जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, उसमें किसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया था, डिड नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर हम इस बारे में बात करते हैं, पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स आर नेचुरल एनिमीज, सही है। परजीवी और शिकारी नेचुरली क्या होते हैं, एक दूसरे के एनिमीज होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के साथ में ही आपके क्या होता है, एक टर्म और जोड़ी जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है उसका सर्वाइवल होगा, इसे कहा जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता। एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए सभी संघर्ष करते हैं। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है ये डार्विन ने नहीं दी थी, ये ह्यूगो डिवरीज का कॉन्सेप्ट था। अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस या विभिन्नताएं जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, रेगुलर होती हैं और एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर होती हैं, ठीक है। असतत विभिन्नताएं या अचानक उत्पन्न होने वाली वेरिएशन, ये किसका कॉन्सेप्ट था, ह्यूगो डिवरीज का कॉन्सेप्ट था। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट टू स्टैंड इरेक्ट। ये क्वेश्चन जो है आप हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन से लिया हुआ है। ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें कुछ नाम है वो सीरीज़ में याद होने चाहिए। शुरुआत में थे ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, उसके बाद में आए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है, उसके बाद में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस के अंदर निएंडरथल्स, क्रो मैग्नम और मॉडर्न मैन वगैरह जो थे, ये कंडीशंस इसके अंदर आई। तो जो रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस थे ये थोड़ा सा झुक के चलते थे, लेकिन ये याद करने का है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे दीज वर कम्प्लीटली इरेक्ट, यानी कि ये बिल्कुल सीधे खड़े होकर के चलते थे। इसके बाद वाले भी इरेक्ट ही थे, तो जावा मैन, पेकिंग मैन, ये सारे भी इरेक्ट थे, लेकिन जो सबसे पहले इरेक्ट होकर के चलने वाले थे, खड़े होकर के, दोज वर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है।
होमो इरेक्टस लिव्ड इन ईस्ट सेंट्रल एशिया एंड यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़। ये सेंट्रल एशिया में रहने वाले और अपनी बॉडी को छुपाने के लिए छुप के रहने वाले, और इसके साथ में एक और पॉइंट आता है कि अपने पूर्वजों को, यानी कि जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको बरी करने वाले, उनको दफनाने वाले जो थे, ये कैरेक्टर्स होमो इरेक्टस के नहीं हैं, ये कैरेक्टर्स हैं निएंडरथर्ल्स के। ठीक है, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो निएंडरथर्ल्स के हैं, ना कि होमो इरेक्टस के। एग्रीकल्चर जो है लगभग 18,000 साल पहले आई थी, ये भी गलत है। एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले डिस्कवर की गई थी। स्कल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन रिजेंबल्स मोर क्लोजली टू द बेबी चिंपैंजी देन टू अडल्ट। मॉडर्न ह्यूमन का जो स्कल है, खोपड़ी जो जिसे कहते हैं कपाल जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो एक चाइल्ड चिंपैंजी के साथ में ज़्यादा मैच करती है रेदर देन अडल्ट। ये ऑप्शन एकदम सही है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियंस फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। सबसे सिग्निफिकेंट ट्रेंड इसके अंदर क्या हुआ? शॉर्टनिंग ऑफ जॉज, ये कंटिन्यूस हुआ है, सभी में धीरे धीरे शॉर्टनिंग हुई है। बाइनोक्यूलर विजन, इसमें तो थोड़ी सी कमी आई है कंपैरेटिवली, या थोड़ा सा इसका विजन है। अपराइट पोस्चर, सभी का अपराइट पोस्चर था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में, तो ये तीनों ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं। क्रेनियल कैपेसिटी का बढ़ना, दिमाग की क्षमता का बढ़ना, ये एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है कि जो आपके जैसे होमो हैबिलिस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी होमो हैबिलिस की 650 से 800 सीसी, 650 to 800 सीसी। उसके बाद में जो होमो इरेक्टस आया उसकी 900 सीसी, निएंडरथर्ल्स के अराउंड 1300, क्रो मैग्नम की 1300 से 5000 सीसी तक। तो इस तरीके से आते आते सीसी जो है, क्रेनियल कैपेसिटी जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज मोस्ट इररिलेवेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन के इवोल्यूशन में दिए गए में से कौन सा सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट है? परफेक्शन ऑफ हैंड फॉर टूल मेकिंग, बिल्कुल हुआ था। धीरे धीरे औजार बनाने के लिए हाथ को पूरा अच्छे तरीके से काम में लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज ऑफ डाइट फ्रॉम हार्ड नट्स एंड हार्ड रूट्स टू सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड की तरफ नहीं चेंज किया गया था, डाइट में चेंज किया था, बिना पके हुए खाने से, कच्चे खाने से पका करके खाने की तरफ, ना कि इस तरीके से चेंजेस किया गया था कि जो हार्ड है उसकी जगह पे सॉफ्ट खाने को चूज़ किया जाए, ये चेंज नहीं किया था। लॉस ऑफ टेल बिल्कुल हुआ था। ठीक है, जो लंबर रीजन्स के बाद में जो लंबर सैक्रम जो टेल बनाते हैं वो पूरा का पूरा लॉस हो गया था। इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डेवलप कम्युनिकेशन बिहेवियर, बिल्कुल जैसे जैसे विकास हुआ है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है, उस तरीके से कम्युनिकेशन भी जो है वो भी क्या हुआ है, बढ़ा है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। इन ह्यूमन इवोल्यूशन द मैन हु स्टार्टेड एग्रीकल्चर वॉज, जिसने सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू किया था, तो वो जो थे वो थे ऑलमोस्ट जो अभी की ह्यूमन स्पीशीज़ है होमो सेपियंस वो। ठीक है, क्रॉग मैग्नम, निएंडरथल, पैकिंग मैन, इन सब ने नहीं। एग्रीकल्चर की जो शुरुआत की गई थी दैट वाज डन बाय होमो सेपियंस। याद रखने का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोर मैन लाइक। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जो हैं ये आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस से भी पहले के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसमें से ड्रायोपैथेकस जो है ये एप के समान था, एप से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखते थे, और रामापिथेकस जो है वो ह्यूमन या मैन से ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते थे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, रामापिथेकस का मतलब राम। ठीक है, तो राम जो है वो इंसान के तौर पे माने जाते थे। ठीक है, तो ड्रायोपिथेकस जो है वो एप से सिमिलैरिटी रखते थे, और रामापिथेकस जो है वो किससे सिमिलैरिटी रखते थे, मैन से। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।